Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is partial correlation. We have studied two types of correlation, simple correlation and multiple correlation. This is the third concept of correlation, that is partial correlation. The introduction of the partial correlation is taken from the reference book Sher Mohammad Chaudhary, page 441. The partial correlation measures the degree of association or linear relationship between any two variables while the influence of the third variable has been removed, and it is denoted by small r 12.3. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट देखा मल्टीपल का, कैपिटल आर से डिनोट करते थे, पार्शियल का स्मॉल आर से है। मल्टीपल में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल पहले लिखा, यानी 1 डॉट लगाया आपने, और जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो आपने डॉट के बाद लिखने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 और 3 है। जबकि पार्शियल कोरिलेशन में आपने क्या करना है कि जिसका इफेक्ट रिमूव कर दिया है, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का इफेक्ट या उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमने रिमूव कर दिया या उसको कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, और बाकी दोनों के दरमियान में जो है हमने कोरिलेशन फाइंड करनी है। जिसको हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है उसको हमने डॉट के बाद लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो जो दो वेरिएबल बाकी बच गए हैं 1 2, वो डॉट से पहले लिखेंगे। आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। मल्टीपल में और सिंपल में एक तो अपर केस और लोअर केस का भी फ़र्क है, और दूसरा डॉट का भी, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और आपके पास यहाँ पे डॉट में वो है जो फिक्स्ड है, या आप ये कह सकते हो कि इसका इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, यानी उसका इफेक्ट रिमूव कर दिया है। जब भी कोरिलेशन फाइंड करते हैं, कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल्स के दरमियान में होती है, ठीक है। ये दो आपके पास सेट ऑफ डेटा होते हैं। अब वो सेट ऑफ डेटा में एक तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंफर्म हो गया, दूसरी तरफ जो सेट ऑफ वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और वो कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए वो एक सेट। जबकि आप देखिए कि मल्टीपल में इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और एक सेट बना लेते हैं, और आपके पास रहते कितने हैं, दो ही वेरिएबल्स। जैसे इसमें ये कंबाइंड इफेक्ट एक हो गया और 1 एक हो गया, तो इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। जबकि जो पार्शियल है इसमें भी 1 और 2 के दरमियान में कोरिलेशन है, यानी दो सेट ऑफ डेटा है। जो थर्ड था उसको टोटली इग्नोर कर दिया, उसको कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, या उसके इन्फ्लुएंस जो है वो रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। पार्शियल कोरिलेशन के एक्सप्रेशंस ज़रा आप ज़रा देख लीजिए कि किस तरह से आएंगे। डिनोट हमने इसे किया R12.3। जो आपका 1 2 है एज इट इज़, ये पहला पेयर जो है आपका 1 2 का वो एज इट इज़ ऐसे आ गया, ठीक है। माइनस के बाद आपने 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ पेयर बना के आपने दोनों कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशंस हैं, इनको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज पेयर्स, और डिनोमिनेटर में यही दोनों जो वेरिएबल कोरिलेशंस हैं इनके स्केयर्स नीचे लिख देने हैं, ठीक है। 1 माइनस R13 स्केयर, 1 माइनस R23 स्केयर, ठीक है। और नीचे आपके पास चूंकि दो प्रोडक्ट आ गई हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर इसका स्केयर रूट भी साथ ही आएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला एक और आपके पास पार्शियल कोरिलेशन का एक्सप्रेशन है R13.2। इट मीन्स दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x3 कीपिंग द इफेक्ट ऑफ x2 एज कांस्टेंट। अब आपने R13 जो है इसको सबसे पहले एज इट इज़ यहाँ लिखा, और 1 का 2 के साथ और 3 का 2 के साथ जो आपने पेयर बनाया, इन दोनों पेयर्स को आपने ये बाद में लिख दिया, और इन्हीं दोनों को आपने डिनोमिनेटर में भी कंसिडर कर लेना है, ठीक है। ओके, दिस इज R12, ये दिस इज R नॉट 1 3, ठीक है, या 1 2 है। तो इनके स्केयर्स करके 1 में से माइनस किया, इनका प्रोडक्ट आया, चूंकि ये प्रोडक्ट है ट्वाइस हो गया, ठीक है, डबल हो जाएगा, तो फिर हम इसका स्केयर रूट भी ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि ये वाला हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 3 का एज इट इज़ जो है वो कोरिलेशन लिखेंगे, R23, ठीक है, -2 का 1 के साथ पेयर और 3 का भी 1 के साथ पेयर, तो क्या आ जाएगा R21 एंड R31। आपको ये बात पता है कि R31 लिखें या R13 लिखें, सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़ है,
ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस, अब इसमें क्या आएंगे यहाँ पर, यही वैल्यूज़, ठीक है, इनके स्क्वायर्स आ जाएंगे। यहाँ पर आएगा R2 1 स्क्वायर एंड R3 1 स्क्वायर। बस इसमें एक्सप्रेशंस जो हैं मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन के जो फार्मूलाज हैं, ये थोड़े से मुश्किल हैं और याद रखने के लिए भी, लेकिन जब ये फार्मूलाज आएंगे तो कैलकुलेशंस इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपने सिंपल कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल 11.5, ये आपकी रेफरेंस बुक से ली हुई है। अच्छा, इसमें डेटा सेट देखिए आपके पास क्या है, x1 x2 x3। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, ये दोनों आपके पास इन दोनों के बिटवीन करना है ऑन x3। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो आपने रिमूव कर देना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे। आपके सामने ये एक फ़ाइल ओपन हुई है इसकी एक्सेल की। x1 x2 x3 ये 3 वेरिएबल्स डिफाइन हुए हुए हैं। फर्स्ट रो में हमने इनके कैप्शन लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद आपके सामने डेटा सेट है जो तीनों में एंटर्ड हुआ हुआ है। आपने देखा कि पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला बेस करता है सिंपल कोरिलेशन पे, तो आपको एक्सेल के थ्रू क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन के लिए आपने इसमें जो एड-ऑन्स हैं उनको यूज़ करना है। डेटा में जाके चेक कर लीजिए कि आपके पास डेटा एनालिसिस है कि नहीं। अगर डेटा एनालिसिस नहीं है तो फिर आपने पहले एड-इन्स में जाकर उसको इस ऑन कर देना है और फिर डेटा एनालिसिस आपको यहाँ पर नज़र आएगा और इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, डेटा एनालिसिस को हम क्लिक करते हैं। इसमें आपने कोरिलेशन लेना है। ठीक है, कोरिलेशन सी से कोरिलेशन अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, हमने इसको क्लिक किया। ओके करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि इनपुट रेंज क्या देनी है। इनपुट रेंज आपने यहाँ से खुद से सेलेक्ट कर ली। आप देखिए कि मैंने x1 x2 x3 तीनों वेरिएबल्स के कैप्शंस भी इसमें ही इंक्लूड कर लिए हैं। इसको इंक्लूड करने का ये फ़ायदा होता है कि जब आपके पास आउटपुट रिज़ल्ट एक विंडो की फॉर्म में आता है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है, तो साथ लिखा हुआ होता है कि कौन-कौन से वेरिएबल्स के बिटवीन है। जो हमने डिफ़ाइन किए होंगे वही आपको नज़र आएँगे। अदरवाइज़ वो 1 2 3 लिखेगा जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना और याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कैप्शंस को हमेशा इंक्लूड किया करें। इंक्लूड करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमने लेबल्स इन फर्स्ट रो इसको चेक बॉक्स भी कर देना है, ताकि वो उसको कंसिडर ना करे कोरिलेशन कैलकुलेट करते हुए। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए याद रखिएगा कि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए। अगर एक में आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो दूसरे वेरिएबल में और तीसरे वेरिएबल, चौथे, जितने भी वेरिएबल्स हैं सब में 10 10 10 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। अगर किसी में 11 होगी तो कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं होगी। अगर आपके पास कोई खाली रह गया यानी कि एम्प्टी सेल है तो भी नॉन न्यूमेरिक होगा, तब भी कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं होगी। अगर आपके पास कोई अल्फ़ाबेट है जैसे कि पहली रो में x1 x2 x3 अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है तो भी कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं होगी। इसलिए हमने यहाँ से लेबल को चेक बॉक्स कर देना है, यहाँ से ओके किया। ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए कि x1 और x1 दोनों के बिटवीन कोरिलेशन 1 है। सेम वेरिएबल में कोरिलेशन तो 100% होगी। x2 की x2 के साथ भी 100% है। जो नोट करने वाली बातें हैं वो हैं x1 की x2 और x3 के साथ और x2 की भी x3 के साथ। अच्छा, अब नोट करें कि तीनों की तीनों ही हाई हैं, 0.9 की फॉर्म में है, 0.95, 0.98, 0.97। इसका मतलब ये है कि तीनों वेरिएबल्स हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। यानी x1 इंक्रीज करता है तो x2 भी इंक्रीज करेगा और x3 भी इंक्रीज करेगा। अगर x3 इंक्रीज करता है तो x1 भी इंक्रीज करेगा, x2 भी इंक्रीज करेगा। यानी कि इनमें इस तरह का रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से बाकी जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो भी इंक्रीज ही करते हैं, और इस तरह अगर डिक्रीज करेगा तो बाकी दोनों वेरिएबल्स भी डिक्रीज करेंगे। और ये मैंने कॉपी करके आपकी स्क्रीन पे रख दिया। ठीक है जी, इसमें आप देखिए कि 0.98 जो है आपकी कोरिलेशन ये किस में है, x1 एंड x2। इसको क्या कहेंगे, R12। 0.95 जो है ये भी हाई है, लेकिन सबसे हाई जो है वो R12 थी। नेक्स्ट है R13 या R31 भी कह सकते हैं, और ये है R23, ये सेकंड हाईएस्ट है। तीनों कोरिलेशंस को हमने यहाँ से सिंपल कोरिलेशंस को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे पार्शियल कोरिलेशन का। ठीक है, R12.3
हमने क्या फाइंड करना था? पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड x2 कीपिंग x3 एज कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए उसको डॉट के बाद लिखा हुआ है। और जब डॉट के बाद लिखा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, 1 का 3 के साथ भी पेयर बनाना है और 2 का भी 3 के साथ पेयर बनाना है। और ये दोनों यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दी और इन्हीं के स्क्वायर्स आपने डिनोमिनेटर में लिखे। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखने के बाद आपने ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट की। अच्छा, याद रखिएगा, स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर देते हैं कि कैलकुलेटर पे जब लिखना शुरू करते हैं तो पहले 0.987 लिखा और साथ ही माइनस के साइन के साथ 0.959 ये लिख दिया। जब ये दो चीज़ें इकट्ठी लिख दी तो क्या होगा, आप अगले साइन को प्रेस करेंगे तो उससे पहले ही ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी। हम ये चाहते हैं कि बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंगली पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट हो और फिर उसके बाद माइनस हो। तो फॉर द सेफ साइड आपको पहले प्रोडक्ट सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे, या फिर आप इसके अराउंड ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह से डिनोमिनेटर में भी आप देखिए कि ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो इससे आप एक ही गो में पूरा एक्सप्रेशन अपने कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो एरर आएगा आपके पास। ठीक है जी, इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो है 0.83। इट मीन्स 83% वेरिएशन इन is exist between x 83% रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन x1 एंड x2, यानी कि इनमें इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि x1 अगर इंक्रीज करता है तो 83% चांस है कि x2 भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। लेकिन उसमें आपने क्या करना है, x3 को कांस्टेंट कंसिडर कर लेना, यानी उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसमें इन दोनों का इफेक्ट ही हम देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर हम x1 और x2 का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखें R12, और हम यहाँ निकाल रहे हैं पार्शियल में R12.3, इनमें क्या आपस में ताल्लुक होगा? इसमें यह ताल्लुक होगा कि 1-2 में हमने 3 को टोटल हमने इग्नोर कर दिया, कंसिडर भी नहीं किया, एंटर भी नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जो नीचे वाला है इसमें कंसिडर किया है, लेकिन उसको कांस्टेंट कंसिडर किया है, उसको शामिल किया है हमने एनालिसिस में। तो अब आपके पास ये कोरिलेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। देखिए R12 का रिजल्ट आपके पास क्या है, 0.987, जबकि R12.3 ये जो पार्शियल कोरिलेशन है, ये सिंपल कोरिलेशन है। ठीक है, और ये पार्शियल कोरिलेशन है। पार्शियल कोरिलेशन का रिजल्ट जो है वो देखिए 0.83 है। 0.98 से 0.83 क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, और इसकी वजह क्या थी कि आपका जो x3 है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमने कांस्टेंट कंसिडर किया, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद है, वो वेरिएबल उसको हम कंसिडर कर रहे हैं।